Good afternoon, students. Today we will start with Ode to Evening by William Collins. Yesterday, we were talking about evening and the different images used by the poet to describe evening as a nymph, Eve, reserved nymph, composed maid. Different images were used by the poet to make you understand the concept of evening. कॉलिंस जो है इवनिंग को एक बहुत सुंदर, शाय, अपने आप में खोई हुई रिज़र्व मेड की तरह देखता है, जिसकी एक्टिविटीज़ को हम अपने कल के लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुके हैं। और पोएम का जो रिमेनिंग पार्ट है, आप जानते हैं कि ये एक ओड है, और ओड बेसिकली जो है एड्रेस के फॉर्म में होती है। और जब हम देख रहे हैं कि कॉलिंस यहाँ इवनिंग को डिफरेंट नेम्स से एड्रेस कर रहा है। नाउ जो रिमेनिंग पार्ट है पोएम का, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देन लीड काम वोट्रेस वेयर सम शीटी लेक cheers the lone heath, or some time hallowed pile upland fallows grey reflect its last cool gleam. इवनिंग जो है वो अपने कैरेज में आगे बढ़ रही है, साथ में उसके लॉयल सर्वेंट्स चल रहे हैं। इवनिंग का इफ़ेक्ट, उसका जो कैरेज है वो चल रहा है और अलग अलग प्लेसेस पे आके रुक रहा है। फिर आपको दिखाया जा रहा है कि जो इवनिंग है उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहा है। स्नो कवर्ड लेक नियर एन अनकल्टिवेटेड फील्ड, है ना, बर्फ़ से ढका हुआ एक छोटा सा लेक है, एक नदी है, दरिया है, अनकल्टिवेटेड फील्ड के पास में। या फिर और अ पाइल फॉर्म्ड बाय द पैसेज ऑफ टाइम, एक पाइल या एक अपलैंड और अ मूरलैंड ग्रे की बात वो कर रहा है। गिविंग ऑफ इट्स ट्रांजिएंट फाइनल लाइट। सो इवनिंग इज़ लेड बाय हर लॉयल सर्वेंट्स, जैसा कि हमने बात करी। अब यहाँ पर जो सीन है उसके अंदर हमें इवनिंग के टाइम में इवनिंग जो है वो अपने आगे बढ़ रही है। यहाँ जो वर्ड यूज़ हुआ है वोट्रेस, वोट्रेस कौन है? डिवोटेड टू अ पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ। वोट्रेस का मतलब है आप एक प्रकार का जीवन जीने के आदी हो। बेनेडिक्टाइन वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ, देयर बेनेडिक्टाइन। बेनेडिक्टाइन मीन्स आप उनके बेनिफिट के बारे में सोचते हो। फिर शीटी लेक, शीटी इज़ ब्राइट, चमकता हुआ। लेक जो वहाँ दिखाई दे रहा है, ये लेक कहाँ दिखाई दे रहा है? अनकल्टिवेटेड फील्ड के पास में। फिर वो बात करता है पाइल्स की। यहाँ पे टाइम हेलोड पाइल्स है। टाइम हेलोड पाइल्स का मतलब है
खंडर, पुरानी जगह है, पुराने स्थान हैं जो कि अब खंडर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो वो पाइल, वो खंडर दिख रहे हैं। फॉर्म्ड बाय द पैसेज ऑफ टाइम, ये खंडर कैसे बने हैं? समय के गुजरने के साथ, पैसेज ऑफ टाइम के साथ वो जगह अब वहाँ बसावट नहीं है, लोग नहीं रह रहे, तो वो खंडर में कन्वर्ट हो गया। एंड वोट्रेस इज समवन बाउंड बाय अ वो, जो किसी न किसी वाव से, किसी वो का मतलब होता है उसने आपके लिए किसी न किसी तरह की कोई शपथ ले रखी है, उससे वो बंधी हुई है। Eve is addressed as the votress, perhaps because it shows that she had taken up some kind of an oath, possibly an oath to remain unconsummated. ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो इवनिंग है उसने ये वाव, ये कसम खा रखी है कि वो वहाँ हमेशा उसका जो असर है इवनिंग का वो बना रहेगा। इसलिए वो इवनिंग को एड्रेस कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं भी तुम्हारी तरह वॉन्डर करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ अर्ली स्टार लाइट और ड्यू उसकी बूंदों के साथ में, और साथ ही साथ में रिजॉइस करना चाहता हूँ। अनकंज्यूमेटेड का मतलब होता है जो आप कंज्यूम नहीं कर सकते, जो समाप्त नहीं होता है, वो इन्जॉयमेंट जो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो यहाँ पर इन लाइंस में जो पोइट कहने की कोशिश कर रहा है कि उसकी ये इच्छा है कि वो अपने बॉल रूम्स, अपनी एरिस्टोक्रेटिक घर के अंदर से राजसी ठाट बाट को छोड़कर वाइल्ड्स में जाए, खेतों में जाए और नेचर को आई टू आई कांटेक्ट करे, नेचर के साथ सीधा संबंध बनाए। और वो कह रहा है कि इस तरह का, तो वो इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है इवनिंग के साथ, इवनिंग को वो बिल्कुल एक सुंदर लड़की की तरह महसूस कर रहा है, देख रहा है और उसकी एक्टिविटीज़ को वो ऐसे एंजॉय कर रहा है। और वो कहता है कि ये जो जॉय है ये हमेशा के लिए अनकंज्यूमेटेड रहने वाला है। बट व्हेन चिल ब्लस्टरिंग winds or driving rain forbid my willing feet, be mine the hut that from the mountain side views wilds and swelling floods। लेकिन जब वो कोल्ड हाउलिंग विंड्स चल रही हैं, हैवी आउटपोर्स हो रहे हैं, तेज़ बारिश हो रही है, तो आपका जो विलिंग फीट है उसको आपने स्टॉप लगा दिया है। आपकी इच्छा है कि आप खुले में घूमें, पहाड़ों पे जाएं, लेकिन तेज़ बारिश और तूफ़ान ने आपको रोक दिया है। तो वो कह रहा है बी माइन द हट दैट फ्रॉम द माउंटेन साइड व्यूज वाइल्ड्स एंड स्वेलिंग फ्लड्स। अब क्योंकि उस ट्यूमल्टस वेदर की वजह से, वो तूफ़ानी बारिश की वजह से आप बाहर नहीं जा सकते, तो वो कह रहा है कि वो अपनी हट में रहना चाहता है। वो हट जो कि माउंटेन साइड पे बनी हुई है, जहाँ से वो सारी नेचर को विजुलाइज कर सकता है, देख सकता है, उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है। और वो वाइल्डनेस, उस जंगल को, वाइल्ड वुड्स को देख रहा है। एंड द सर्जिंग फ्लड्स, और बहते हुए फ्लड्स, डिल्यूजेस कहते हैं फ्लड को, पानी का जो तेज़ बहाव है ना, इस तरह से बाढ़ आती है डिल्यूज के फॉर्म में, सब कुछ बहाकर अपने साथ ले जाती है। कैस्केडिंग, कैस्केडिंग का मतलब भी वही है कि वो जो है, जो स्वेलिंग फ्लड्स हैं, अनकंट्रोलेबल फ्लड्स हैं। अनकंट्रोलेबल फ्लड्स कहाँ से आ गए? ये कैस्केडिंग डिल्यूजेस कहाँ से आ गए? सब चीज़ों को तोड़ते हुए, पत्थरों को, पहाड़ों को, है ना, लांघते हुए सब कुछ अपने साथ बहाकर आगे ले जा रहे हैं डिल्यूज के फॉर्म में। तो ये जो टॉर्मेंट, ये जो अनकंट्रोलेबल फ्लड है उसकी बात कर रहा है वो। तो ऐसे में उसका ये
मानना है कि जो इवनिंग है वो उसके साथ ही एंजॉय करे, उसकी हट में रुक जाए, उसके साथ बैठे, लेकिन वो इवनिंग को एंजॉय नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ दैट बैड वेदर। उस वेदर की वजह से वो उस इवनिंग को एंजॉय करने से रह जाता है। अब वो आगे बात कर रहा है, एंड हैमलेट्स ब्राउन एंड डिम डिस्कवर्ड स्पायर्स hears their simple well and marks over all. Thy dewy fingers draw the gradual dusky wheel. अब वो कह रहा है कि वो जो हैमलेट्स, हैमलेट कहते हैं विलेज को, ब्राउन, ऊपर से जो झोंपड़ियाँ नज़र आ रही हैं ना आपको, जो हट्स नज़र आ रही हैं ऊपर पहाड़ी से, जब आप विजुलाइज करते हो तो आपको चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है, गांव जो दिखाई दे रहा है, तो छोटी छोटी हट्स बनी हुई दिखाई दे रही हैं, वो ब्राउन कलर की। एंड फेंटली लिट टावर्स, फेंट कहते हैं जो बहुत धुंधला, टावर्स ऊंचे ऊंचे टावर्स में से जो लाइट आपको दिखाई दे रही है वो कैसी है, बहुत ही फेंट, मध्यम, धीमी, मध्यम रोशनी आ रही है। हियर देयर सिंपल बेल, चर्च की जो घंटी है उसको सुन रहा है। विच मार्क्स द एंड ऑफ एवरीथिंग, शाम के बाद में क्या होता है, धीरे धीरे डस्क होता है, अंधेरा होता है, फिर रात आ जाती है। तो वो कह रहा है कि ये जो चर्च में बजने वाली बेल है, शाम के समय जो बेल बज रही है, ये मार्क्स, ये सिंबल है किसका, द एंड ऑफ एवरीथिंग, मार्क्स ओवरऑल, ओवरऑल मतलब सब कुछ समाप्त होने वाला है। Thy dewy fingers draw the gradual dusky wheel. It's a very beautiful description. वो महसूस कर रहा है, देख रहा है, जैसे शाम के समय जो ओस की बूंदें पड़ रही हैं, तो वो ऐसा लगता है कि ओस में डूबी हुई उसकी जो फिंगर्स हैं उनमें से वो ओस टपक रही है, और उन फिंगर्स की हेल्प से धीरे धीरे इवनिंग जो है वो ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब स्लो, वन बाय वन, धीरे धीरे जो है डस्की, डस्की मतलब अंधेरे का, वेल, वेल का मतलब होता है एक कवर, एक चादर, तो वो धीरे धीरे अंधेरे ने सारे एटमॉस्फेयर को अपने उस अंधकार में ढक लिया है। तो वो जो उसको विलेज दिख रहा था, विलेज की जो सिंपल बेल्स चर्च की सुनाई दे रही थी, तो ये सारी चीज़ें जब वो लिख रहा है तो उसको शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट, उसका कुछ याद आ जाता है, जिसमें वो दिखा रहा है कि चर्च की बेल की रिंगिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ये जो रिंगिंग बेल की तरफ हमारा ध्यान वो क्यों दिखा रहा है, वो क्या इंडिकेट कर रही है कि जो इवनिंग है उसको जाना होगा, और इवनिंग को अपना स्थान देना होगा रात को। इवनिंग will be superseded by night. Evening has finally taken over by gradually drawing her curtain of shade over everything. अपनी ओस से में डूबी हुई है ना, उन फिंगर्स की हेल्प से धीरे धीरे एक कर्टन ड्रॉ कर रही है इवनिंग, और उस डस्की कर्टन में वो जो अंधेरे का जो कर्टन है वो पूरे एटमॉस्फेयर को अपने अंदर एनरोप कर लेगा, अपने में ढक लेगा। While springs shall pour his showers as oft he wont, and bat he thy breathing tresses meekest eve, while summer loves to sport beneath thy lingering light. Now again, he is making an address to evening and calls it meekest eve. इवनिंग कैसी है, एक मीक, एक शांत शर्मीली लड़की की तरह है, मीकेस्ट ईव टर्म यूज़ किया उसने।
तो स्प्रिंग्स जो है दे आर पोरिंग इट्स रेन्स whimsically, पागलों की तरह तेज़ बारिश हो रही है और उस बारिश के कारण स्प्रिंग शेल पोर इस शॉवर्स, है ना। स्प्रिंग जब वसंत ऋतु आ रही है, स्प्रिंग के साथ में स्प्रिंग के साथ उसके शॉवर्स आ रहे हैं और साथ ही साथ में क्या दिख रहा है, while the spring pours its rains whimsically, wet your hair meekest eve। और वो जो नेचुरली जब रेनफॉल हो रहा है तो वो कहता है कि जो मीकेस्ट ईव है उसके जो हेयर हैं, उसके जो बाल हैं वो गीले हो जाएंगे, वेट हो जाएंगे। While summer loves to have amusement beneath your lasting light। और समर्स में आपने देखा है लंबे समय तक दिन निकला रहता है। तो समर का जो टाइम होता है वो लव्स टू हैव अम्यूज़मेंट। लोग समर टाइम को बहुत इन्जॉय करते हैं। 7-8 बजे तक भी लोग बाहर घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं, बच्चे गार्डन्स में खेलते रहते हैं और बहुत देर में जाके आपको अंधेरा देखने को मिलता है। बीनीथ योर लास्टिंग लाइट, तो तुम्हारी वो जो लंबी लाइट है, उस लास्टिंग लाइट, लास्टिंग मीन्स जो देर तक चलती रहती है, जिसका अंत बहुत देर से होता है, उसके नीचे एंजॉय करना सबको पसंद है। तो नाउ द पोएम इज़ कमिंग टू इट्स एंड, है ना। इवनिंग की ये जो ओड लिखी है पोइट ने इवनिंग के लिए, नाउ इट्स कमिंग टू इट्स लास्ट फेज। तो पोइट डिस्क्राइब कर रहा है कि इवनिंग के साथ में दूसरे जो सीजन्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, उनका कैसा व्यवहार है। क्योंकि यहाँ पे वो स्प्रिंग्स की बात कर रहा है, स्प्रिंग रेन्स की बात कर रहा है, फिर वो समर सीज़न की बात कर रहा है। तो व्हाट ही सेज इज़, पोएट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ सीजन्स टुवर्ड्स ईव। और वो कहता है जस्ट लाइक द स्प्रिंग रेन्स आर वेरी इरेटिक, है ना। इरेटिक मतलब जो बहुत तेज़ी से आ रही हैं, पागलपन लिए हुए हैं। अनप्रडिक्टेबल है, अचानक से धूप निकल आएगी, अचानक से बारिश मोटी मोटी बूंदें पड़ने लगती हैं। द सीज़न ऑल्सो बेथ्स हर हेयर फ्लोइंग इन द विंड। हवा चल रही है और इवनिंग जो मीकेस्ट ईव है वो उसके जो हेयर हैं वो वेट हो गए हैं, उनको उसने भिगो दिया है। समर लव्स टू कीप द लैंड वार्म। और समर सीज़न जो है वो कैसा होता है, उसमें सभी चीज़ें जो हैं गर्म बनी रहती हैं। बीनीथ द लास्ट इवनिंग लाइट, इवनिंग की जो लाइट है वो लंबे टाइम तक चलती है। मैंने कहा ना जैसे 7-8 बजे तक भी दिन बना रहता है, अंधेरा नहीं होता। एंड एंटरटेन इटसेल्फ। वाइल सैलो ऑटम फिल्स द लैप विद लीव्स, विंटर येलिंग थ्रू द ट्रबलस एयर। अब हम स्प्रिंग की और समर की बात कर चुके, अब सैलो ऑटम, पीलापन लिए हुए ऑटम है जिसने इवनिंग के लैप को, गोद को पत्तियों से भर दिया है। या विंटर का सीज़न कैसा होता है, येलिंग थ्रू द ट्रबलस एयर। सो इन द ऑटम देयर आर फॉलन लीव्स एवरीवेयर ऑन द ग्राउंड and thus it's said that autumn fills her lap with leaves। और विंटर में क्या होता है, roaring and forceful winds चलती हैं, scare her shrinking train is a part of the dress which spreads out to the floor, which winter startles and then rudely tears her garments open। इवनिंग टाइम में, इवनिंग के साथ में विंटर और ऑटम दोनों का जो ट्रीटमेंट है बिल्कुल डिफरेंट है। ऑटम जो है वो उसके लैप को फॉलन लीव्स से भर देता है ना। और विंटर क्या करता है, विंटर जो कि बहुत ही रोरिंग और फोर्सफुल है, तेज़ हवाएं चलती है ना, होंठ फट जाते हैं, बाल उड़ने लगते हैं। तो उस तरह से वो जो उसकी ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इवनिंग ने जो ड्रेस पहनी हुई है उस ड्रेस को वो इतनी फोर्सफुली खींचता है कि वो दो टुकड़ों में बढ़ जाती है, फट जाती है वो। तो क्योंकि चिली विंड्स चल रही हैं,
और बहुत तेज़ आवाज़ें हो रही हैं, मोर्निंग साउंड्स हो रहे हैं। तो व्हाट विंटर ट्राइज टू फ्राइटन है, उसे डराने की कोशिश करता है इवनिंग को। एंड सो लॉन्ग श्योर sound beneath the sylvan shell fancy friendship signs rose-lipped health the gentlest influence one and him thy favorite name farewell ऑलमोस्ट ट्वेलाइट टाइम है, इसलिए वर्ड जो फेयरवेल ऑलवेज फाउंड बीनीथ द वुडन शेड desires, friendship, science, and red rosy health. The one who is your gentlest influence and will always sing the songs of your name. Almost twilight time है और वो इवनिंग को एड्रेस करते हुए कॉलिंस कह रहा है that evening is about to end. गोधूली समय हो गया है, ट्वेलाइट टाइम हो गया है, धीरे धीरे डस्क अंधेरा होने लगेगा और वो जो शाम के समय की जो लालिमा है वो रात जो है उसको उसमें ढक देगी। एंड एज ईव गोज़ अवे द पोएट बिड्स फेयरवेल टू हर। और क्योंकि ट्वेलाइट टाइम हुआ है, धीरे धीरे अंधेरा हो जाएगा, तो पोएट क्या कर रहा है, ही इज़ बिडिंग हर फेयरवेल, उससे अलविदा कह रहा है। एंड इन हिज फाइनल वैलिडिक्शन इज़ उसकी जो सम्मान में, उसको सम्मान देता हुआ जो वो बात कह रहा है, वो कहता है नो मैटर विच सीजन्स कम एंड गो बी इट समर और रेन्स और विंटर और एनी सीज़न, बट सीजन्स विल कम एंड गो, इट डजेंट मैटर एनी वे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा मौसम है, चाहे बारिश का मौसम है, चाहे विंटर्स हैं, चाहे ऑटम है या चाहे समर्स हैं। पोएट सेज वॉट एवर दे डू विद हर एंड वॉट एवर चेंजेस देयर विल बी वन। सब कुछ एक सा रहेगा, क्योंकि जो लोग फ्रेंडशिप, साइंस और वेलबींग तीनों चीज़ों को डिज़ायर करते हैं, देयर विल बी वन द हु डिज़ायर्स हर फ्रेंडशिप, साइंस एंड वेलबींग, द वन लिविंग अंडर द सिल्वन फॉरेस्ट। वो लोग जो घने जंगलों के नीचे प्रकृति के गोद में रहना चाहते हैं, वो लोग जो उसकी हु आर लाइक ओन किन कहते हैं रिलेटिव्स। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को प्रकृति से इतना जुड़ा हुआ मानते हैं कि वो अपने घर के लोगों को जैसा ही मानते हैं। तो ऐसे में वो जो पोइट है वो क्या कह रहा है, दैट ही विल ऑलवेज कीप सिंगिंग द हिम्स ऑफ हर प्रेज। चाहे कोई भी मौसम आए, लेकिन वो इवनिंग को कमेमोरेट करता रहेगा, क्योंकि इवनिंग जो है वो सिंबल है पीस की। इसलिए इवनिंग हमेशा उसे इंस्पायर करेगी कि वो उसकी प्रेज़ में वर्सेस सॉन्ग्स लिखता रहे, उसके ऑनर में सॉन्ग्स गाता रहे, और वो उसकी ट्रबल्ड सोल को इंस्पायर करेगी और उसके अंदर वो सॉफ्ट और माइल्ड फीलिंग्स पैदा करती रहेगी, जिसके कारण वो इन चीज़ों को एंजॉय कर पाएगा। इसीलिए पोइट जो है वो कह रहा है कि उसे इवनिंग टाइम जो है वो बहुत अच्छा लगता है, और सारे सीजन्स में ही इवनिंग को हम एंजॉय करते हैं, चाहे हम समर की बात करें, चाहे हम रेन्स की बात करें, चाहे हम विंटर की या ऑटम की बात करें। इवनिंग जो है बहुत ही डिज़ायरेबल है। That evening will always inspire the imagination of a poet. This is something important. और इसके साथ ही पोइट ने अपनी जो ये ओड है इसको कंप्लीट किया है, that he will always be singing the hymns of her praise. वो ऐसे गीत गाना चाहेगा जो इवनिंग की प्रेज़, उसकी प्रशंसा में गाए जाते हैं।
जो इवनिंग को डिस्क्राइब करने के काम आते हैं. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. Here we end this poem. Thank you so much.